हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये इरोडोप सीरीज का 35th लेक्चर है और एसएचएम का पार्ट 4 है। और इसमें हम इरोडोप की 4.34 टू 4.41 इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में कुछ काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले हम चलते हैं 4.34 में। इसका मास दिया हुआ है 1 kg और इसका मास दिया हुआ है 4.10 kg। और ये वाला जो ब्लॉक है ये इस एम्पलीट्यूड से ऑसिलेशन कर रहा है और फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है। तो तुमसे ये कहता है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्स सिस्टम जो सरफेस पे अप्लाई कर रहा है वो आपसे कह रहा है कि वो कितना होगा। एक बार क्वेश्चन दोबारा से देख लो। ऊपर वाले का मास 1 kg, नीचे वाले का मास 4.10 kg और ऊपर वाला ब्लॉक 1.6 सेंटीमीटर इस एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है और ओमेगा दे रखा 25 सेकेंड इनवर्स। तो तुमसे कहता है कि सिस्टम सरफेस पे मतलब ग्राउंड पे मैक्सिमम और मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई करता है। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं कि इसका इक्विलिब्रियम कितना नीचे होता है। ये मान लो नेचुरल लेंथ है, ये हो गई नेचुरल लेंथ और ये हो गई मीन पोजीशन जिसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहता है इरोडोप। अब मेरे ख्याल से तुम जानते होगे कि जैसे ये एक्स नॉट है फॉर एग्जांपल, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में के एक्स नॉट एम जी होना चाहिए ना। तो यहां से एक्स नॉट फाइंड कर लेते हैं, एम जी बाई के। अब तुम कह सकते हो कि के कैसे निकालोगे, नहीं है। अब तुम कह सकते हो के कैसे निकालोगे। अच्छा, यहाँ पे जो एम होगा वो मास ऑफ ए होगा, ध्यान रखना ये होगा। अब तुम्हें ध्यान होगा ओमेगा की वैल्यू रूट के बाई एम होती है। तो फिर तुम यहां से के निकाल लो। इसका मतलब के की वैल्यू हो गई एम ओमेगा स्क्वायर। तो चलो वैल्यू भी पुट कर देते हैं। एक्स नॉट कितना हो गया देखो, के की वैल्यू हो गई एम ओमेगा स्क्वायर। तो एक्स नॉट एक तरीके से आ गया जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर और जी हो गया 9.81 और ओमेगा स्क्वायर हो गया 625। ये तो लेकिन मीटर में हुआ, ये मीटर में हुआ इनटू 100 और कर लेते हैं चलो। तो इतना सेंटीमीटर में आ गया, क्यों इतना सेंटीमीटर में आ गया। इसकी वैल्यू भी देख लेते हैं कितनी आती है। 981 डिवाइडेड बाई 625, ये 1.56 इतना सेंटीमीटर आ रहा है। 1.56 इतना सेंटीमीटर आ रहा है। अब सुनो क्या है। अब तुम इसको ए तक नीचे ले गए। अच्छा, एक चीज का ध्यान देना, ए की वैल्यू एक्स नॉट से बड़ी आ रही है, ध्यान रखना बेटा। जो है नहीं है, ए की वैल्यू एक्स नॉट से बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब एक तो ये ए तक नीचे जाएगा और यहां से वो ए तक ऊपर भी जाएगा।
और हमारी नेचुरल लेंथ ये थी, हाँ ध्यान रखना बेटा, जो है ये नेचुरल लेंथ थी। तो अगर तुम नेचुरल लेंथ से देखोगे तो जो टोटल कॉम्प्रेशन होगा, अगर आप देखोगे नेचुरल लेंथ से जो टोटल कॉम्प्रेशन होगा वो a प्लस एक्स नॉट होगा। मतलब मैक्सिमम कॉम्प्रेशन कितना होगा, देखो मैक्सिमम जो कॉम्प्रेशन होगा वो होगा a प्लस एक्स नॉट, और मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा, इलोंगेशन देख लो कितना होगा, a माइनस एक्स नॉट। क्यों, आप देखो ना a माइनस एक्स नॉट ये होगा। अब आप ये देखो कि जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन पे होगा तो उस समय ये सरफेस पे मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, नहीं होता, उस समय मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। और वो कितना होगा बताओ, जो है एम बी इंटू जी प्लस के इंटू मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा, बस हो गया। तो आप ये देखो कि मैक्सिमम जो फोर्स होगा वो कितना होगा, एम बी इंटू जी प्लस के इंटू मैक्सिमम कॉम्प्रेशन। और मिनिमम फोर्स कितना अप्लाई करेगा जरा बताओ, जो है जब वो मैक्सिमम इलोंगेशन पे होगा। क्यों, जब वो मैक्सिमम इलोंगेशन पे होगा तो उसमें बी पे ऊपर को फोर्स लगाएगा ना बेटा, जो है। तो एक तरीके से कह सकते हो कि जो एफ की मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी एम बी इंटू जी, अब के माइनस हो जाएगा माइनस के मैक्सिमम इलोंगेशन, ये आ जाएगा बस, हो गया। इतना। एक बार क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। ऊपर वाले का ब्लॉक का मास दे रखा है 1 kg, नीचे वाले का दे रखा है 4.10 kg। ऊपर वाला ब्लॉक 1.6 एम्पलीट्यूड से ऑसिलेशंस कर रहा है और ओमेगा तुम्हें दिया हुआ है, के नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, के नहीं दिया हुआ है। तो मैंने तुम्हें बताया कि ओमेगा इक्वल टू रूट के बाई एम होता है, तो वहां से के की वैल्यू निकल गई, पहली बात। दूसरी बात, नेचुरल लेंथ से एक्स नॉट नीचे तुम्हें इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन मिली। अब वो ए एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब वो ए नीचे जाएगा और ए ऊपर भी जाएगा, लेकिन मीन पोजीशन से, समझे ना, लेकिन मीन पोजीशन से कह लो। और ए की वैल्यू एक्स नॉट से बड़ी आ रही थी, ठीक है ना, ए की वैल्यू एक्स नॉट से बड़ी आ रही थी, तो इसका मतलब कंप्रेस भी होगा। तो ग्राउंड पे वो जो मैक्सिमम फोर्स तब लगाएगा जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस्ड होगा। और वो कितना लगाएगा जरा बताओ, जो है एम बी इंटू जी तो आएगा ही आएगा, और साथ में स्प्रिंग फोर्स भी आएगा, नीचे को स्प्रिंग फोर्स भी आएगा, और वो होगी के टाइम्स मैक्सिमम कॉम्प्रेशन। और मिनिमम फोर्स कब लगाएगा, जब वो मैक्सिमम इलोंगेट होगा, क्योंकि ऊपर को लगाएगा, उसमें ऊपर को फोर्स लगाएगा। और वो कितना फोर्स अप्लाई करेगा, वो करेगा एम बी इंटू जी माइनस हो जाएगा आपके, माइनस हो जाएगा के इंटू मैक्सिमम इलोंगेशन, ये कह लो। फिगर में एक बार फिर भी दोबारा बना दे रहा हूं, सुन लो। जैसे ये होता है ना बेटा, ये तो है नेचुरल लेंथ, और ये हो गई मीन पोजीशन। ये एक्स नॉट है। अब तुम यहां से ए नीचे ले जा रहे हो, तो फिर ये ए ऊपर तक भी जाएगा यहां से, ये भी ए होगा। और जो भी कॉम्प्रेशन या इलोंगेशन देखा जाता है नेचुरल लेंथ से देखा जाता है। तो आप ये बताओ कि
नेचुरल लेंथ से जो ये मैक्सिमम कॉम्प्रेशन हुआ, ये तो आ गया a प्लस एक्स नॉट, और नेचुरल लेंथ से जो मैक्सिमम इलोंगेशन हुआ, ये कितना हुआ बताओ, a माइनस एक्स नॉट, ये मैक्सिमम इलोंगेशन हो गया। इसको मैं कह दे रहा हूं मैक्सिमम इलोंगेशन, और ये हो गया मैक्सिमम कॉम्प्रेशन। और मैंने तुमसे कहा स्प्रिंग मैक्सिमम कॉम्प्रेशन पे नीचे को फोर्स लगाएगा तो तुम्हें मैक्सिमम फोर्स मिलेगा, और स्प्रिंग मैक्सिमम इलोंगेशन पे ऊपर को फोर्स लगाएगा, नहीं है, ऊपर को फोर्स लगाएगा तो वहां पे ग्राउंड पे जो फोर्स लगेगा वो मिनिमम लगेगा। ये क्या, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये प्लैंक है, इसमें m मास रखा हुआ है, और इसका तुम्हें y दिया हुआ है a 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ये दिया हुआ है, और तुम्हें y दे रखा है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, और ओमेगा इतना दिया हुआ है। अब तुमसे कहता है टाइम डिपेंडेंस ऑफ फोर्स दैट द बॉडी exerts on plank, time dependence of force that the body exerts on plank if a equal to इतना सेंटीमीटर, and plot this dependence। तो सुनो, इसका अगर मैं फ्री बॉडी बनाऊं तो एक तरीके से ये हो गया ना, देखो प्लैंक ने ऊपर को मान लो F लगाया, तो बॉडी ने प्लैंक पे नीचे को F लगाया, और इसका mg नीचे भी लगा, और मान लो ये बॉडी A से ऊपर जा रही है, तो एक बात बताओ F की जो वैल्यू हुई F माइनस एम जी, वो m इंटू ए हुई, और इस a को मैं d2y अपॉन dt2 लिख सकता हूं, क्यों, समझ में आ रहा बेटा, जो है ये y है ना, मैं बॉडी पे इक्वेशन लिख रहा हूं F माइनस एम जी इक्वल टू m इंटू ए, और a को मैं लिख रहा हूं d2y अपॉन dt2। तो जब तुम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो मैं बता दे रहा हूं f किस टाइप का आता है बेटा, जो है तो यहां से तुम निकालना f की जो वैल्यू आएगी वो आती है mg 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर a बाई जी कॉस ओमेगा टी। अच्छा ये तो दे भी रखा है ना, आंसर में भी दे रखा है, तो मुझे देखना क्या था वैसे, ये हो गया। समझ में आया बेटा, जो अगर मैं बॉडी पे देखूंगा तो F ऊपर लगा mg नीचे लगा, तो मैंने लिखा F माइनस एम जी इक्वल टू कितना m इंटू ए, और a को लिख दिया d2y अपॉन dt2। तो जब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो ये ऐसे हो गया। अब उसके बाद क्या है सुनो, उसके बाद ये है कि इसने जो ग्राफ दिया था ना, ये तो पहला पार्ट चल रहा है, इसने जो ग्राफ दिया था वो ऐसे दिया था कुछ, ऊपर ले लिया था F बाई एम जी, और इधर ले लिया था ओमेगा टी। तो अगर मैं इसमें देखूं तो F बाई एम जी कितना हुआ बताओ, F बाई एम जी इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ए बाई जी कॉस ओमेगा टी हुआ।
अब जब तुम ये ओमेगा स्क्वायर ए बाई जी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, जब सारी वैल्यूज रखोगे, तो ये वैल्यू 0.5 आती है बेटा। इसका मतलब एफ बाई एम जी जो इक्वेशन बनी, एफ बाई एम जी की जो इक्वेशन बनी वो बनी 1 प्लस 0.5 कॉस ओमेगा टी। अब ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे वो भी देख लो। 1 के ऊपर 0.5 एम्पलीट्यूड का कॉस ग्राफ ड्रॉ करना है, बस हो गया। दोबारा सुन लो, 1 के ऊपर 0.5 एम्पलीट्यूड का कॉस ग्राफ ड्रॉ करना है। तो फॉर एग्जांपल ये 1 पोजीशन हो गई, तो इसमें 0.5 ऐड करोगे तो ये 1.5 होगा, और इसमें 0.5 माइनस करोगे तो ये 0.5 हो गया। तो इसका मतलब 1 के ऊपर तुम्हें कॉस ग्राफ ड्रॉ करना था, तो तुम्हें ऐसा ग्राफ मिलेगा, बस ये आ जाएगा, बस ये कर लो। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम देखो, जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 है, देखो जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 है तो एफ बाई एम जी की वैल्यू 1.5 है, देखो। उसके बाद जब ओमेगा टी जब पाई है, देखो ओमेगा टी जब पाई है तो इसकी वैल्यू 0.5 है, इसका मतलब ये पाई हो गया, देखो। और जब ओमेगा टी 2 पाई है, देखो जब ओमेगा टी 2 पाई है तो एफ बाई एम जी की वैल्यू तुम्हें दिख रही होगी 1.5 आ रही है, तो ये 2 पाई आ गई, एंड सो ऑन। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा ये किस टाइप से होगा। एक तो ये हो गया। उसके बाद अब तुमसे कहता है मिनिमम एम्पलीट्यूड विच द बॉडी स्टार्ट फॉलिंग बिहाइंड द प्लैंक। इसका मतलब ए की मिनिमम वैल्यू निकालनी है सो दैट कि एफ की वैल्यू 0 हो जाए, बस हो गया। आप देखो ना, बी पार्ट में तुम्हें क्या निकालना है बेटा, जो है बी पार्ट में ये निकालना है कि एम्पलीट्यूड मिनिमम कितना हो। कि एफ 0 हो जाए। इसका मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये वाला जो पॉइंट है बेटा, जो है ये वाला जो 0.5 है वो 0 में कन्वर्ट हो जाए ना, एक तरीके से यही तो हुआ। जो 0.5 वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाए बताओ, जो है 0 में कन्वर्ट हो जाए। मतलब ये हो गया कि जो 0.5 वैल्यू तुम्हें दिख रही है ये 0 बन जाए, एक तरीके से ये हो गई। और ये 0 कब बनेगी, जरा ध्यान से देखो बेटा, जो है ये 0 कब बनेगी, जब ये वैल्यू भी 1 के इक्वल आ जाए। क्यों, एक बात बताओ, जब ये वाली वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाए बताओ, जो है जो 0.5 है। हाँ, एक्चुअल में दोनों ही 0.5 हो गए। जब ये वाली वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए, इसका मतलब जब ओमेगा स्क्वायर अपॉन, जब ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन जी ये भी 1 के इक्वल हो जाए, तो यहां से तुम ए निकाल लेना, बस हो गया। आई थिंक समझ में आ रहा होगा ना। जैसे ये है बेटा, देखो ये 1 पे था। अब अगर ये ऊपर भी 1 पे जाए और नीचे भी 1 पे जाए, इसका मतलब ये 1 प्लस 1 2 हो जाए, और ये 1 माइनस 1 0 हो जाए। तो अब तुम्हारा जो ग्राफ होगा वो ऐसे चलेगा, हो गया। अब समझ में आ गया होगा क्या है बेटा, जो है नहीं है कि फोर्स की वैल्यू 0 कब होगी, जब ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन जी की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए। अब चलते हैं सी पार्ट।
ये 8 सेंटीमीटर आएगा बाय द वे फिर। अब उसके बाद क्या है देखो, अब तुमसे कहता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन at which body springs up to height h equal to 50 centimeter relative to initial position t equal to 0, ये कह लो कि एम्पलीट्यूड कितना हो कि जो बॉडी है वो मैक्सिमम 50 सेंटीमीटर तक जाए। तो इसमें देखो क्या है बेटा जो है, जैसे मान लो सपोज करो ये इनिशियल पोजीशन है, ध्यान से देखना बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है, ये इनिशियल पोजीशन है। अब यहां से जब 8 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड था, बी पार्ट में हमने निकाला था, तो उस समय पे फोर्स 0 हो गया था। इसका मतलब इसने कांटेक्ट छोड़ दिया था। और लेट तुमने एम्पलीट्यूड मान लो ए रखा था, तो इसका मतलब यहां पे जो अभी v रहा होगा, इसको मैं x कह रहा हूं, ध्यान रखना बेटा जो है, इसको मैं कह रहा हूं x कह रहा हूं, तो अभी जो v की वैल्यू रही होगी वो रही होगी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कॉन्टैक्ट छोड़ते समय ये रहा होगा, तो ये फर्दर कितनी हाइट जाएगा, फर्दर ये जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2g की हाइट ऊपर जाएगा, और 8 सेंटीमीटर वो ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, नहीं है 8 सेंटीमीटर ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, और टोटल वो कहता है कि 50 सेंटीमीटर जाता है। इसका मतलब 50 सेंटीमीटर तुम किसके इक्वल रखोगे, तो जो है 50 सेंटीमीटर के को रखोगे 8 सेंटीमीटर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, इतना और लिखोगे, तो यहां से फाइनली तुम एम्पलीट्यूड निकालोगे। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना, कहीं पे मैंने सेंटीमीटर लिया हुआ है, कहीं पे मीटर पर सेकंड लिया हुआ है, तो सारी की सारी यूनिट्स तुम एक साथ रखोगे, फिर यूनिट्स एक प्रॉपर उसमें रखोगे, जैसे ऐसा यूनिट कर रहे हो तो फिर ऐसा यूनिट करोगे, तो अब जो तुम्हारा एम्पलीट्यूड आएगा वो इतना आएगा। क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लो क्या कह रहा हूँ बेटा जो है। अच्छा ये वाला जो गैप था ना, ये ध्यान रखना, ये जो गैप है, ये गैप ओमेगा स्क्वायर ए बाई जी है, और ये पहले पार्ट में 0.5 आ रहा है, ये ध्यान रखना, ये पहले वाले पार्ट में कितना आ रहा है 0.5 हो रहा है, और ये तो तुम देख ही रहो ये ए है, 1 है। एक बार दोबारा सुन लो, एफ माइनस एम जी, उसको मैंने एम इंटू ए लिखा, और ए लिखा डी टू आई अपॉन डी टी टू, तो वहां से एफ का ये एक्सप्रेशन आ गया, एक तो ये हो गया। उसके बाद इरोडोप में जो ग्राफ दिया था वो एफ अपॉन एम जी वर्सेस ओमेगा टी दिया था, तो जब मैंने ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू रखी तो वो 0.5 आई, नहीं 0.5 आई, तो इसका मतलब एफ बाई एम जी की ये वाली इक्वेशन बनी 1 प्लस 0.5 कॉस ओमेगा टी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 के साथ में 0.5 एम्पलीट्यूड का कॉस ग्राफ इसके ऊपर सुपर इम्पोज है, तो इसका मतलब 1 के ऊपर 1.5 तक वैल्यू जाएगी, और 1 के नीचे 0.5 तक वैल्यू जाएगी, तो कॉस ग्राफ बना दिया तुमने, ये भी हो गया। उसके बाद तुमसे कहता है कि एम्पलीट्यूड कितना हो कि वो कांटेक्ट छोड़ दे,
तो फिर ये वाली लाइन, इसका मतलब कांटेक्ट छोड़ने का मतलब F 0 हो जाए, इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये यहां टच हो जाए, मतलब फोर्स 0 हो जाए। ये तभी होगा जब ये वाली वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। क्यों? ये वाली वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी, तो जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 8 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद तुमसे कहता है कि अब एम्पलीट्यूड कितना हो कि वो कांटेक्ट छोड़ने के बाद 50 सेंटीमीटर हाइट तक जाए। तो मैंने तुम्हें बताया कि यहां से 8 सेंटीमीटर पे उसने कांटेक्ट छोड़ दिया था, पिछले पार्ट में हमने देखा था, और एम्पलीट्यूड मान लो a है। तो कांटेक्ट छोड़ते समय मैंने देखा कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो निकाली ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से। तो इसका मतलब फर्दर और कितनी हाइट जाएगा, वो v स्क्वायर अपॉन 2g हाइट और ऊपर जाएगा, और टोटल तुम्हें देखा 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब 50 सेंटीमीटर किसके इक्वल होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी वो जा चुका है, और साथ में v स्क्वायर अपॉन 2g और ऊपर जाएगा, तो वहां से तुम एम्पलीट्यूड निकालोगे। लेकिन मैंने तुम्हें ये और बताया कि इसमें थोड़ा सा यूनिट्स का ध्यान रखना, ठीक है ना, यूनिट्स का ध्यान रख के तब करोगे। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। मास m दे रखा है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, फोर्स कांस्टेंट k दिया हुआ है बेटा। तुम्हें yt निकालना है, y इक्विलिब्रियम पोजीशन से मतलब मेन पोजीशन से, और मैक्सिमम और मिनिमम टेंशंस निकालनी है, प्रोसेस में क्या होंगी। तो सुनो, ये है जैसे यहां से तुमने छोड़ दिया, ये नेचुरल लेंथ है, ये हो गई नेचुरल लेंथ। अब इसकी जो मीन पोजीशन आएगी, वो कुछ खींचने के बाद आएगी ना। ये मान लो x नॉट है, तो ये कैसे निकालोगे, जहां पे k x नॉट की वैल्यू mg होगी, इसका मतलब x नॉट की वैल्यू mg बाई k होगी। क्यों? ये हो गया। दूसरी बात, अब जब वो नेचुरल लेंथ पे था तो वो रेस्ट पे था, और रेस्ट पे वो तब होता है जब वो एक्सट्रीम पोजीशन में होता है। क्यों? नहीं, रेस्ट पे तब होता है जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन ये है और मीन पोजीशन ये है, तो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसका मतलब ये एक्स नॉट की वैल्यू एक्चुअल में एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन भी होगी। तो इसके ऑसिलेशन किस किस के बीच में होंगे बेटा, ये और फिर यहां पे यहां तक, इसके बीच में ऑसिलेशन होंगे। ये अगर एक्स नॉट है तो फिर ये भी एक्स नॉट है। अब वो अलग बात है, वो एम्पलीट्यूड के इक्वल है, ये कह लो। और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की डायरेक्शन प्लस लेते हैं। क्यों? तो आप कह सकते हो एक तरीके से t इक्वल टू 0 पे वो प्लस a पे था। तो ये बताओ t इक्वल टू 0 पे जब बॉडी प्लस a पे होती है तो हम x की इक्वेशन क्या लिखते हैं, यहाँ पे y लिखा हुआ है बाय द वे। यहाँ पे y की इक्वेशन क्या लिखेंगे बेटा, जो है y की इक्वेशन लिखेंगे a cos ओमेगा t। ये हो गया। और a को यहाँ पे x नॉट लिख दोगे, और x नॉट का मतलब mg बाई k, और ओमेगा तुम जानते ही हो रूट ऑफ k बाई m होता है। तो ये हो गया, ये कह लो, इतना आ गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा ना। नेचुरल लेंथ ये है, मीन पोजीशन ये है, t इक्वल टू 0 पे तुमने नेचुरल लेंथ से छोड़ा, इसका मतलब वहां पे वेलोसिटी 0 थी।
इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन थी। एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो यहां पे एम्पलीट्यूड कह लो या एक्स नॉट कह लो, वो mg/k के इक्वल आया। और मीन पोजीशन से वो जितना ऊपर है उतना ही फिर नीचे जाएगा, तो उनके बीच में ऑसिलेशंस करेगा। और t इक्वल टू 0 पे प्लस a पे था, तो इसका मतलब हम y की इक्वेशन लिख सकते हैं a cos ओमेगा t, ये कह लो। दूसरी बात सुनो, दूसरे पार्ट में कहता है मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशंस ऑफ द स्प्रिंग। तो एक तरीके से तुमसे वो मैक्सिमम और मिनिमम स्प्रिंग फोर्स पूछ रहा है। मैक्सिमम और मिनिमम स्प्रिंग फोर्स पूछ रहा है। तो आप ये बताओ, जब वो नेचुरल लेंथ पे रहा होगा तो स्प्रिंग फोर्स 0 रहा होगा ना। आप ये देखो कि जब वो नेचुरल लेंथ पे रहा होगा तो उस टाइम पे जो स्प्रिंग फोर्स रहा होगा वो 0 रहा होगा। और मतलब मिनिमम रहा होगा, ध्यान रखना, ये मिनिमम हो गया। और जब वो यहां पे रहा होगा -a पे कह लो, तो उसने मैक्सिमम स्प्रिंग फोर्स लगाया होगा। तो आप कह सकते हो एट -a स्प्रिंग फोर्स वो मैक्सिमम रहा होगा। और वो बाय द वे कितना रहा होगा, k इंटू 2x0। और x0 हमने कितना लिखा था, mg/k लिखा था। तो मैक्सिमम स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया, 2mg आ गया, बस हो गया, ये कह लो। तो ये आ गया, देखो मैक्सिमम तो आ गया 2mg और मिनिमम कितना आ गया, 0 आ गया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, वो नेचुरल लेंथ और 2x0 के बीच में ऑसिलेशंस कर रहा है। नेचुरल लेंथ और 2x0 के बीच में ऑसिलेशंस कर रहा है, और बीच में कहीं पे x0 पे वो उसकी मीन पोजीशन है। तो इसका मतलब मिनिमम स्प्रिंग फोर्स तो नेचुरल लेंथ पर होगा 0, और मैक्सिमम स्प्रिंग फोर्स वो तब होगा जब वो 2x0 खींचा होगा, और उसकी वैल्यू k इंटू 2x0 होगी, जो 2mg के इक्वल आ रही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। मास m दे रखा है और फोर्स ये दिया हुआ है। थोड़ा फोर्स को देखो, मैं लिख लेता हूँ, F इक्वल टू -α m। आर वेक्टर तुम जानते हो ना, अगर एक्स वाई प्लेन में हो तो xi कैप प्लस yj कैप, ये हो गया। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करूं, देखो fx वो -α m x हो गया, तो ये -kx टाइप का हो गया। इसी टाइप से अगर मैं fy कहूं तो वो -α m y हो गया, या ये भी -ky टाइप का हो गया। और यहां पे k की जो वैल्यू है दोनों के लिए वो अल्फा टाइम्स m है। तो मैं कह सकता हूं कि इसका मतलब x और y डायरेक्शंस में SHM हो रहा है, ये है कह लो, x एंड y डायरेक्शंस में SHM हो रहा है। पहले ये समझ में आ गया बेटा, केवल हमने फोर्स को देख के ही इतना निकाल लिया। फोर्स हमें दिया था -α m xi कैप प्लस yj कैप। तो जब हमने उसको fx और fy में ब्रेक किया तो फोर्सेस को देख के ही हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि x और y डायरेक्शन में SHM हो रहे हैं। एक तो ये हो गया। उसके बाद तुम्हें ट्रेजेक्ट्री निकालनी है, ध्यान रखना बेटा, ट्रेजेक्ट्री निकालनी है। तुमसे कहता है इनिशियल मोमेंट पे r तो ये है और v ये है। अब इसमें भी कैच है बेटा, ध्यान से देखना, r ये है, v ये है।
तो अब आप ये देखो कि t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू तो r नॉट है और y की वैल्यू 0 है, और v x की वैल्यू 0 है और v y की वैल्यू v नॉट है। पहले ये बताओ बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ मुझे। अगर t इक्वल टू 0 पे देखोगे तो x की वैल्यू तो r नॉट है और y की वैल्यू 0 है, और t इक्वल टू सॉरी v x की वैल्यू 0 है और v y की वैल्यू v नॉट है। तो अब अगर मैं इसको पकड़ता हूं, x डायरेक्शन वाला SHM पकड़ना बेटा, ध्यान रखना। तो Vx कब 0 होता है जरा बताओ। Vx तब 0 होता है जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे हो। नहीं है, Vx तब 0 होता है जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे हो, और उस समय जो भी उसका x कोऑर्डिनेट है एक तरीके से वही उसका एम्पलीट्यूड है। इसका मतलब Ax की वैल्यू वो r0 है, और जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होती है तो हम इक्वेशन लिखते हैं x इक्वल टू ax cos ओमेगा टी। इसका मतलब x हमें पता चल गया, ax का मतलब r0 cos ओमेगा टी। बड़े ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा इसमें, एसएचएम में अभी हमने जो पढ़े बड़े ट्रिकी क्वेश्चन है। तो x की वैल्यू ये आ गई है। अब चलते हैं y में पकड़ते हैं। t इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब वो मीन पोजीशन पे है। नहीं है, t इक्वल टू 0 पे वो मीन पोजीशन पे है, और जो भी उसकी वेलोसिटी है वो इसका मतलब भी मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो जो v नॉट है वो एक्चुअल में ओमेगा इंटू ए वाई है। तो यहां से ए वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वी नॉट अपॉन ओमेगा आ गई। और जब बॉडी t इक्वल टू 0 पे मीन से स्टार्ट होती है तो हम साइन की इक्वेशन लिखते हैं। नहीं है, साइन की इक्वेशन लिखते हैं। इसका मतलब y डायरेक्शन में जो इक्वेशन बनेगी, y डायरेक्शन में क्या बनेगी, ए वाई साइन ओमेगा टी, और ए वाई को हमने कितना लिख लिया था, वी नॉट अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अच्छा, इसमें जहां पे ओमेगा वर्ड आ रहा है ना बेटा, तो वो रूट के बाई एम आएगा, ध्यान रखना। और बाय द वे के कितना था हमारा, एल्फा एम था, के था एल्फा एम। तो इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू रूट ऑफ एल्फा आ रही होगी। अब आप देखो कि हमने ये इक्वेशन फर्स्ट है और वो इक्वेशन 2 है। तो फर्स्ट में हमने x एज ए फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, और सेकंड में हमने y एज ए फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, और तुम्हें ट्रेजेक्ट्री निकालनी है। तो ये हम पहले भी कई लेक्चर्स में कर चुके हैं। आप 1 और 2 से t को एलिमिनेट कर लो और x और y में रिलेशन निकालो, बस हो गया। नहीं है, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 एलिमिनेट t। ये पहले भी हम कई बार कर चुके हैं। एलिमिनेट t एंड फाइंड एक्स वाई रिलेशन। तो वो इसकी ट्रेजेक्ट्री बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ना, तुम ये देखो कि cos ओमेगा टी को मैं x अपॉन नॉट लिख सकता हूँ। क्यों, cos ओमेगा टी इसको लिख सकता हूँ x अपॉन आर नॉट, और साइन ओमेगा टी को मैं
y ओमेगा अपॉन वी नॉट लिख सकता हूं। अब तुम स्क्वायर एंड ऐड कर देना। क्यों? स्क्वायर एंड ऐड कर देना तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन आर नॉट का स्क्वायर प्लस y ओमेगा अपॉन वी नॉट, इसका स्क्वायर, और ओमेगा हमने निकाल लिया था रूट एल्फा, ये कह लो। तो देखें क्या आ रहा है रिजल्ट, x अपॉन आर नॉट ये आ गया, हो गया, ये ट्रेजेक्ट्री आ गई। बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार दोबारा सुन लो। मास m दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है माइनस एल्फा m एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। जब मैंने उसको दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक किया तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स आ रहा है और एफ आई इक्वल टू माइनस के वाई आ रहा है। तो वहां से हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि एक्स और वाई डायरेक्शन में एस एच एम चल रहे हैं। उसके बाद t इक्वल टू 0 पे तुम्हें x और y कोऑर्डिनेट दिए हुए और vx और vy दिए हुए। तो वहां को उसको देख करके हमने ये कंक्लूजन निकाला कि t इक्वल टू 0 पे x डायरेक्शन में वो एक्सट्रीम में है, इसका मतलब cos की इक्वेशन लिखोगे, और y डायरेक्शन में वो मीन पोजीशन में तो साइन की इक्वेशन लिखोगे, और जो मीन पोजीशन पे v नॉट दे रखी है वो एक्चुअल में मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा इंटू ए वाई है, तो वहां से तुमने ए वाई निकाला, ये कह लो। और लास्ट में तुमने t को एलिमिनेट किया और x और y में क्या किया, रिलेशन फाइंड किया, तो वहां से तुम्हारी निकल के आती है ट्रेजेक्ट्री। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। m मास है और एलिवेटर कार में रखी हुई है, स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड, स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया हुआ है, t इक्वल टू 0 पे कार कांस्टेंट एक्सीलरेशन a से ऊपर चलना शुरू करती है, और तुम्हें y t इक्वेशन निकालनी है रिलेटिव टू कार, ये कह दो। फिगर में देख लो तब समझ में आएगा। ये है, ये नेचुरल लेंथ है। तो पहले ये थोड़ा नीचे खींचा होगा, यहाँ पे था, t इक्वल टू 0 पे ये यहाँ पे था, और इसको मान लो मैं x1 कह देता हूं, तो k x1 mg रहा होगा, तो x1 की वैल्यू mg बाई k रही होगी। तो t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था। अब t इक्वल टू 0 पे तुम्हें यहाँ पे एक एक्सेलरेशन मिल जाता है, तो फिर तुम इस पे एक स्यूडो फोर्स भी लगाओगे ना, नहीं ये नीचे को एक स्यूडो फोर्स भी लगाओगे, इसका मतलब तुम्हें मीन पोजीशन थोड़ा और नीचे मिलेगी बेटा, यहां पे मीन पोजीशन मिलेगी। और मान लो ये टोटल एक्सटेंशन मान लो x2 है, तो मीन पोजीशन तुम्हें कहां मिलेगी? मीन पोजीशन तुम्हें मिलेगी जहां पे k x2 की वैल्यू mg प्लस ma के इक्वल है। इसका मतलब x2 की वैल्यू वो m g प्लस a अपॉन k है। अब ध्यान से देखना बेटा, जो है t इक्वल टू 0 पे यहां पे था और ये रेस्ट पे था, इसका मतलब ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन बनी। और
ये इसकी मीन पोजीशन बनी, और एक्सट्रीम और मीन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको मैंने तुमसे कहा एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस होता है। इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस होगा वो तुम्हें फिगर में दिख रहा होगा x2 माइनस x1, तो ये ma/k होगा। अब सुनो, इसमें थोड़ा सा इसने जो आंसर दिया हुआ है ना, वो कुछ इस टाइप से दिया हुआ है कि नीचे को इसने प्लस ले रखा है बेटा, जो है नीचे को इसने प्लस लिया हुआ है, तो इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे अगर देखोगे तो एक तरीके से -a पे है, नहीं मतलब t इक्वल टू 0 पे अगर आप देखोगे तो कहां पर है, -a पे था। अब मान लो t इक्वल टू t पे, मान लो वो यहां पे आ जाता है, ये मान लो t इक्वल टू t पे है। अब ध्यान से देखना बेटा, जो है अगर मैं मीन पोजीशन से ये वाली डिस्टेंस देखता, इसको मान लो मैं y1 कह देता, कुछ भी कह देता, y1 कह देता मान लो, जो है तो सुनो, t इक्वल टू 0 पे वो -a पे था, t इक्वल टू 0 पे -a पे था, और t इक्वल टू t पे, ठीक है ना, t इक्वल टू t पे मीन पोजीशन से मान लो y1 डिस्टेंस है, y1 डिस्प्लेसमेंट है, तो y1 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो जो है y1 को मैं लिख सकता हूं -a cos ओमेगा t, ये लिख सकता हूं। लेकिन नॉर्मली जो y वर्सेस t इक्वेशन लिखी जाती है, y वर्सेस t इक्वेशन जो लिखी जाती है, उसमें जो y मेजर होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट से होता है बेटा, जो है स्टार्टिंग पॉइंट से होता है। इसका मतलब अगर मैं यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से ये y देखता, ध्यान से देखना बेटा, जो है मान लो ये y देखता, तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस थी ये a थी, तो मैं a में y1 को ऐड कर देता तो y बनता, समझ गए ना, a में y1 को ऐड कर देता तब y बनता। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा, y का आंसर क्या होगा, देखो y का आंसर आएगा a में y1 को ऐड कर दो, और y1 ऊपर दिया हुआ है, तो इसका मतलब a - a cos ओमेगा टी, तो a 1 माइनस cos ओमेगा टी। अब वो अलग बात है कि ओमेगा यहाँ पे होगा √k/m, और a हमने कितना लिखा था वैसे बाय द वे, a निकाला था ma/k। ये हो गया बेटा, बस ये देखो, जैसे तुम देखो ना यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लो, ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसने जो आंसर दिया हुआ ओमेगा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ k/m, तो तुम देख रहे हो कि ये ma² आ गया, तो सेम उसी टाइप का एक्सप्रेशन। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है बेटा, जो है एक बार बता दे रहा हूँ, सुन लो दोबारा से। ये नेचुरल लेंथ है, और t इक्वल टू 0 पे वो यहाँ पे था, ये x1 है मान लो, तो t इक्वल टू 0 पे था वो जहां पे kx1 की वैल्यू mg के इक्वल थी, इसका मतलब x1 इक्वल टू mg/k यहाँ पे था, और वो रेस्ट में भी था। तो जहां भी वो रेस्ट पे होता है उसको हम एक्सट्रीम पोजीशन कह लेते हैं ना, एसएचएम की वो एक्सट्रीम पोजीशन हो गई।
अब t इक्वल टू 0 पे लिफ्ट कार ऊपर को एक्सीलरेट होगी, नहीं t इक्वल टू 0 पे लिफ्ट कार ऊपर को एक्सीलरेट होगी और लिफ्ट कार के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं मैं, तो फिर तुम एक नीचे को स्यूडो फोर्स भी लगाओगे। इसका मतलब मीन पोजीशन अब नीचे मिलेगी तुम्हें, जैसे यहां पे तुम्हें मीन पोजीशन मिलेगी विद स्यूडो, और कितना नीचे मिलेगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये x2 है, जहां पे k x2 की वैल्यू mg भी नीचे प्लस स्यूडो भी नीचे, इसका मतलब x2 इक्वल टू m g प्लस a अपॉन k, ये तुम्हें मीन पोजीशन मिल गई। अब उसके बाद मैंने तुमसे कहा कि मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड आया वो x2 माइनस x1 आया और वो ma बाई k आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा तुमसे कहा कि जो आंसर दिया हुआ है वो डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेके दिया हुआ है, ये ध्यान रखना, आंसर जो आपको मिलेगा वो डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेके मिलेगा। अब ध्यान से देखना बेटा, इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, और t इक्वल टू 0 पे वो एक्सट्रीम पे है, इसका मतलब ये माइनस a पे है। और मान लो t इक्वल टू t पे यहां पे आ जाता है, अब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से देखना बेटा जी, अब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो माइनस a पे था और मीन पोजीशन से मान लो इसको मैं y1 कहता हूं, मीन पोजीशन से मान लो मैं इसको y1 कहता हूं, तो y1 की वैल्यू माइनस a cos ओमेगा t होगी, ये था। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि हम जो नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं वो t इक्वल टू 0 वाले से मेजर करते हैं, जो आंसर दिया होता है, तो ये इसका मतलब ये पूछा हुआ है तुमसे y। अब ये कितना होगा, देखो ये वाली चीज a के इक्वल थी, तो a में y1 को ऐड कर दो तो तुम्हारा y आ जाएगा, बस हो गया। नहीं होता a में y1 को ऐड कर दोगे तो तुम्हारा y आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो a प्लस y1, और लास्ट में मैंने y1 की ऊपर वाली वैल्यू रख दी, वहां से a आ गया। तो इस क्वेश्चन को भी 2-3 बार सही ढंग से देख लेना, तब समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ना एक रबर कॉर्ड है, आपकी स्प्रिंग नहीं है बेटा, ये रबर कॉर्ड है, और इसका लेकिन के दिया हुआ है, और यहाँ पे एक m मास सस्पेंडेड है। अब सुनो, पहली बात, इसका जो इक्विलिब्रियम होगा यहाँ पे था, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और ये जो x नॉट है वो तुम्हें लगी रहा होगा mg बाई k के इक्वल होगा, ये हो गया। अब तुमसे कहता है फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस ओवर विच द बॉडी कैन बी पुल्ड डाउन फॉर द बॉडीज ऑसिलेशन टू रिमेन हार्मोनिक। अब इसमें बस तुम्हें ये चीज एक ध्यान रखनी है कि जो रबर कॉर्ड होगी ना वो कंप्रेस नहीं हो सकती है, बस ये इसमें है, रबर कॉर्ड कांट बी कंप्रेस्ड। अदरवाइज फिर वो उसके ऑसिलेशंस हार्मोनिक नहीं रहेंगे, बस ये ध्यान रखना है। दोबारा सुन लो, ये इसकी नेचुरल लेंथ है,
अब यो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तुम मैक्सिमम उसको कितना नीचे पुल करो कि ऑसिलेशंस हार्मोनिक रहें। इसका मतलब जो तुम्हारा एम्पलीट्यूड होना चाहिए वो एक्स नॉट के इक्वल होना चाहिए, बस हो गया। सो दैट कि क्या है बताओ, वो इसके इसके और इसके बीच में ऑसिलेट करे, बस हो गया। इसके इसके और इसके बीच में ऑसिलेट करे तब तुम्हारा वो होना चाहिए, बस हो गया। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ए की वैल्यू एक्स नॉट होनी चाहिए और एक्स नॉट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एम जी बाई के। अब वैल्यू रख लो, एम जी हो गया देखो 0.5, जी को चलो 10 ले लेता हूँ, अपॉन के का मतलब 50, लेकिन ये तो मीटर आ गया, ध्यान रखना, इंटू 10 और कर देता हूँ, 100 सॉरी 100 और कर देता हूँ, तो ये सेंटीमीटर आ जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर आ गया, बस हो गया। इसका मतलब मैक्सिमम इतना खींच सकते हो ताकि ऑसिलेशंस हार्मोनिक रहेंगे। और एक तुमसे कहता है एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, तो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन मेरे ख्याल से तुम जानते होगे, ई की वैल्यू हाफ के ए स्क्वायर होती है, बस हो गया। ये पूछा हुआ है तुमसे, जैसे यहाँ पे के हो गया 50 और एम्पलीट्यूड हमारा कितना आ रहा है बेटा, एम्पलीट्यूड आ रहा है 10 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर, तो ये हो गया 0.1 का स्क्वायर, ये हो गया। तो मेरे ख्याल से 4.8 मिली जूल कुछ इस टाइप से आ जाएगा। अब तुम कह रहे होगे 4.8 जैसा लग नहीं रहा है, एक्चुअल में यहाँ पे हमने ना एक जगह पे जी की वैल्यू 10 ले ली है बेटा, समझे ना, एक जगह पे हमने जी की वैल्यू 10 ले ली है, तो मेरे ख्याल से सेकंड पार्ट में उसने जो लिया होगा 9.8 करके उस टाइप से आंसर दिया होगा, ये कह लो। एक बार दोबारा सुन लो, ये रबर कॉर्ड है, इससे एक मास सस्पेंडेड था, इसका मतलब यहाँ पे था वो, तो वो कितना नीचे खींचा हुआ था, एक्स नॉट इक्वल टू कितना था, एम जी अपॉन के इक्वल था। अब वो तुमसे कहता है कि फर्दर तुम कितना उसको नीचे ले जाते हो कि ऑसिलेशंस हार्मोनिक रहें। तो मैंने आपसे कहा कि रबर कॉर्ड के केस में ऑसिलेशंस तब तक हार्मोनिक रहेंगे जब तक वो कंप्रेस ना हो, तो बस केवल नेचुरल लेंथ तक पहुंच सकता, बस हो गया। अगर नेचुरल लेंथ से ऊपर चला गया फिर ऑसिलेशंस हार्मोनिक नहीं रहेंगे। तो मींस इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना नीचे जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा, तो ए की वैल्यू एक्स नॉट के इक्वल होनी चाहिए, बस हो गया। ये कह लो ए की वैल्यू एक्स नॉट के ऊपर आनी चाहिए, ये हो गया। और लास्ट में मैंने तुमसे बताया एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, हाफ के ए स्क्वायर लगा दो तो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन होगा। तो आज के वीडियो के सारे क्वेश्चंस तुम्हें एक बार सही ढंग से दिमाग लगा के पढ़ने पड़ेंगे बेटा जो है। तो इसमें कंसेप्ट ये था कि रबर कॉर्ड के ऑसिलेशंस हार्मोनिक तभी तक रह सकते हैं जब तक वो कंप्रेस ना हो, इसका ये की पॉइंट था। अब चलते हैं अगला पॉइंट, अगले दो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये ना भी मासलेस दिया हुआ है, और ये एच हाइट से गिर के यहाँ पे स्टिक कर जाता है। तो एक तो तुम्हें एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस निकालना है और एक तुम्हें एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, ये कह लो। तो आप ये बताओ कि जब वो स्टिक करेगा तो उसकी जो नेचुरल लेंथ रही होगी ना, सॉरी मीन पोजीशन, हाँ आप देखो मीन पोजीशन कहाँ पर रही होगी, मीन पोजीशन रही होगी जब ये कितना खींचा होगा, इसको मैं एक्स कह देता हूँ, ध्यान से देखना, जहां पे की एक्स की वैल्यू एम जी के इक्वल रही होगी, क्यों नहीं, मतलब जहां पे के एक्स की वैल्यू एम जी के इक्वल रही होगी। अब जब ये स्टिक किया होगा
तो उस समय इसकी जो वेलोसिटी रही होगी वो √2gh रही होगी ना। अब आप ये देखो कि मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे, मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे इसकी वेलोसिटी √2gh है, तो इसको मैं ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x² भी कह सकता हूं ना। तो यहां से तुम a निकाल लोगे बस। स्प्रिंग वगैरह सब मासलेस था, ये ध्यान रखना। तो एक बात बताओ, इसकी जो नेचुरल लेंथ रही होगी यहां पर रही होगी, और इसकी मीन पोजीशन कितना कंप्रेस होने के बाद आई होगी, जरा बताओ जो है। इसकी मीन पोजीशन कितना कंप्रेस होने के बाद आई होगी बेटा जो है। इसकी मीन पोजीशन आई होगी जहां पे kx की वैल्यू mg रही होगी। तो मैंने तुमसे कहा कि मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे उसकी जो स्पीड है वो √2gh है, तो उसको तुम ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x² रख दो, तो वहां से a निकाल लोगे। और एक तुमसे एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन भी पूछा हुआ है, तो वो तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन को तुम क्या कर सकते हो, इसको सीधे सीधे ½ कर देना, और के वगैरह में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो रिलेशन और देख लेना, ओमेगा इक्वल टू √k/m, वो तो रहेगा ही रहेगा। ये कर लो, ये आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर होगा ना क्या है बेटा जो है, कि शुरू में वो नेचुरल लेंथ पे था, फिर वो h हाइट से आके उससे स्टिक कर गया, तो इसका मतलब वहां पे उसकी वेलोसिटी √2gh रही होगी, और वो वेलोसिटी मीन पोजीशन से x डिस्प्लेसमेंट पे है, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू ओमेगा √a² माइनस x² रही होगी, तो वहां से तुम a निकालो। अब दूसरे में तुम्हें पेन का मास और दे दिया, बस हो गया। अगले वाले क्वेश्चन में सॉल्व द फोरगोइंग प्रॉब्लम इन केस ऑफ पेन हैविंग ए मास m। अब केवल इसमें एम्पलीट्यूड निकालना, बस हो गया, ओनली एम्पलीट्यूड निकालना है। तो इसको देख लो, जैसे ना फॉर एग्जांपल ये इसकी नेचुरल लेंथ है, और वो m के साथ विद m, ये मान लो x1 है, kx1 इक्वल टू mg रहा हुआ, और जब वो दोनों आ जाएंगे, ठीक है ना, जब वो दोनों आ जाएंगे तो क्या होगा देखो, विद m प्लस m, ये मान लो x2 कह देता हूँ, ध्यान से देखना बेटा जो है, ये x2 कह दे रहा हूं मान लो, तो ये हो जाएगा kx2 इक्वल टू m प्लस m इंटू जी। तो एक तरीके से ये वाली जो x डिस्टेंस है, x डिस्टेंस x2 माइनस x1 रही होगी, नहीं तो x डिस्टेंस क्या रही होगी, x2 माइनस x1, तो इसका मतलब ये mg/k आएगा। एक तो ये आ गया। अब सुनो, यहां से ये जो m मास था, ये वाला s दिया हुआ है, ये ध्यान रखना बेटा बस, इसमें ये s दिया हुआ है, इसका मतलब इसकी गिरते समय जो वेलोसिटी रही होगी वो √2gh रही होगी। लेकिन अगर मैं कंबाइंड मास की यहां पे वेलोसिटी निकालूं, मोमेंटम कंजर्वेशन से कर रहा हूं कंबाइंड मास की वेलोसिटी, इसको तो मैं स्मॉल v लिख दे रहा हूं,
तो कंबाइंड मास की जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी वो ऐसे हो जाएगी ना, m प्लस एम इंटू वी इक्वल टू m इंटू √2gh। तो कंबाइंड मास की जो वेलोसिटी होगी वो होगी m अपॉन m प्लस एम √2gh। लेकिन ये वेलोसिटी कंबाइंड मास की मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे है, x डिस्प्लेसमेंट पे है। ये वेलोसिटी कंबाइंड मास की मीन पोजीशन से x डिस्प्लेसमेंट पे है। तो इसको दोबारा से तुम लिख दोगे इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से तुम a निकालोगे, लेकिन ओमेगा को अब के जो रखोगे वो रूट m अपॉन सॉरी k अपॉन m प्लस एम लिखोगे। आज के वीडियो के सारे क्वेश्चंस बेटा तुम्हें एक बार दोबारा से सही ढंग से देखने पड़ेंगे। एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूँ, सुन लो। स्मॉल m h हाइट से गिरा तो उसकी वेलोसिटी √2gh रही होगी। अब वो कैपिटल M से स्टिक कर गया तो जो कंबाइंड वेलोसिटी होगी वो मोमेंटम कंजर्वेशन से निकलेगी। और वो कंबाइंड जो वेलोसिटी है वो कंबाइंड मास के इक्विलिब्रियम पोजीशन से, जैसे आप देखो ना कंबाइंड मास का इक्विलिब्रियम ये था बेटा, जो है दिस वाज इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ कंबाइंड मास। तो कंबाइंड मास के इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्टेंस पे था, तो उसको हमने फिर लिख दिया ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वहां से फिर हमने a फाइंड किया, ये है। तो चलो आज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं और बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे।